गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और सभी लोग कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्हीं दोस्तों के एग्ज़ाम की तैयारी हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सीटेट पेपर सेकंड का है, सामाजिक अध्ययन का शुरुआती राज्य, जो कि ये 5वां टॉपिक है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग स्टेटस, इसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये जितने भी सामाजिक अध्ययन के जो टॉपिक हैं वो सब की जो थ्योरी है वो क्रम से करवाई जा रही है और काफ़ी सारे हमने जो है तो इसके टॉपिक लगभग 4 टॉपिक हमने करवा दिए हैं और उन चारों ही टॉपिक को हमने 4 वीडियो में कवर किया है। उन चारों ही वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उन चारों ही वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे जो सामाजिक अध्ययन के जितने भी टॉपिक हैं वो सब जो है तो क्रम से करवाए जा रहे हैं। उनकी जो थ्योरी है वो क्रम से करवाई जा रही है। दोस्तों, आपके सीटेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को आप जब तक इन थ्योरी को आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको थ्योरीज नहीं आएंगी, थ्योरीज आपको समझ नहीं आएंगी, तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उनके पढ़ने के बजाय आप इन थ्योरी को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे और कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाओगे और उसको आप जो है तो परीक्षा में सफल भी हो पाओगे। क्योंकि जब आपसे थ्योरी आएगी तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे वो बन ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा ये सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है वो इस तरह से इसका जो है तो सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कब, कहाँ और कैसे, शुरुआती समाज, शुरुआती किसान, चरवाहे, पहले शहर। ठीक है, मतलब इस तरीके के ये सारे बहुत सारे जो है तो जितने भी ये टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिकों की जो थ्योरी है वो क्रम से करवाई जाएगी। मैंने करवा ही रहा हूँ क्रम से। अभी तक हमने जो है तो जो इसके शुरू के जो टॉपिक थे उनको हमने करवा दिया है, जैसे कि कब, कहाँ और कैसे, इसको मैंने करवा दिया है। शुरुआती समाज करवा दिया है, शुरुआती किसान और चरवाहे का भी करवा दिया है, पहले शहर का भी करवा दिया है। अब आज जो है तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शुरुआती राज्य को। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआती राज्य क्या हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक राज्य यानी कि ईयरली स्टेटस। तो प्राचीन समय में राजा जो है तो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। किसके द्वारा चुने जाते थे? लोगों के द्वारा चुने जाते थे। परंतु आज से लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें बदलाव आया और उस समय कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, बड़े बड़े यज्ञ, जैसे अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली। तो जो ये वो यज्ञ करवाते थे राजा, वही जो है तो राजा बन जाते थे। जो लोग बड़े बड़े महान यज्ञ करवा लेते थे वही राजा बन जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था, जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करवाता था, वही शक्तिशाली राजा बनता था। ठीक है, मतलब कहने का ये कि प्राचीन समय में यानी कि सबसे शुरू में, प्रारंभ में राजा को लोग चुनते थे, परंतु आज से 3000 वर्ष पहले राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें बदलाव आया। जहां लोग राजा को चुनते थे, अब राजा क्या करता है? राजा बनने के लिए वो यज्ञ करवाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करवा करके राजा बन जाते थे। उसमें जो है तो जो लोग अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करवा लेता था वह सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा माना जाता था। ठीक है, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उस शक्तिशाली राजा के लिए उपहार भी लाते थे। ठीक है, या जो मतलब उस यज्ञ में सम्मिलित होने आते थे अन्य राजा, वो उपहार भी लेके आते थे। किसको? जो शक्तिशाली राजा है, यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है उसके लिए। ठीक है, युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी जो है, ठीक है, उसका सहचर होता था। जो सारथी होता है ना, सारथी का मतलब उसके साथ साथ चलने वाला, तो राजा के साथ साथ चलने वाला उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयी तथा
अन्य गुणों का गान करता था। ठीक है, राजा की विजयी का व अन्य उसके गुणों का। ठीक है, कि हमारे राजा ऐसे हैं वैसे हैं, है ना, इन सारी ही चीज़ों का वो गुणगान किया करता था। मतलब राजा की जो है तो अच्छाइयों के बारे में ही वो हमेशा बातें करता रहता था। और राजा के सगे संबंधी, उनकी रानियां, उनके पुत्र को भी छोटे छोटे अनुष्ठान यानी कि यज्ञ उनको भी करने पड़ते थे, लेकिन छोटे छोटे करने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन उनके जो पिताजी हैं, मतलब जो राजा हैं, है ना, जो शक्तिशाली राजा हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ ही करके और शक्तिशाली राजा बनना पड़ता था। वैश्य समाज तीसरा वर्ग था। ठीक है, प्रारंभिक राज्यों में जो समाज था वो वैश्य समाज था, जो कि तीसरा वर्ग था। इसका कार्य कृषि करना, व्यापार करना और गांव की रक्षा करना था। ठीक है, किसका? वैश्य का काम। और प्रारंभिक राज्यों में जो चौथा वर्ण था वो था शूद्र वर्ण, जो सभी वर्गों की सेवा का अधिकार रखता था। उनको सेवा करने का अधिकार दिया गया था शूद्र वर्ण को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जनपद 6.1, इसको हम देख लेते हैं। जनपद क्या होते हैं? जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। मतलब जो है तो जन यानी जनता, जनता के बसने की जगह को ही जनपद कहते हैं। महायज्ञ कराने वाले जो राजा थे, ठीक है, अब जनपदों के राजा कहा जाने लगा। ठीक है, मतलब जो है तो महायज्ञ को करने वाले जो राजा थे, ठीक है, अब वो जनपदों के राजा कहा जाने लगे। जो महायज्ञ करके राजा बनते थे उन्हीं राजा को ही अब क्या कहा जाता है? जनपदों के राजा माना जाने लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। ठीक है, पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने जनपदों के कई बस्तियों की खुदाई की, क्योंकि पुरातत्वविद का काम ही होता है खोजबीन करना इतिहास के बारे में। ठीक है, और सारे जो भी प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, उन्हें एकत्रित करना, जिनमें से दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ, हस्तिनापुर में और एटा के पास है अंतरजी खेड़ा प्रमुख हैं। ठीक है, ये क्या हैं? ये जो है तो बस्तियां हैं। ठीक है, कहाँ की? पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की थी। ठीक है, जिनमें से ये हैं। बस्तियों की खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे तथा मवेशियों और जानवरों को पालते भी थे। गेहूं, धान, जौ और दालें तथा गन्ना, ठीक है, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे ये लोग। ठीक है, मतलब जो जनपद में जो लोग रहते थे, ठीक है, वो लोग झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, मवेशियों तथा जानवरों को भी पालते थे। गेहूं, जौ, धान, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें भी वो लोग उगाते थे। ठीक है, जो जनपद की बस्तियों में रहते थे। जनपद की बस्तियों में रहने वाले लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, और वह बर्तन कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। जो वो लोग बर्तन बनाते थे वो कैसे होते थे? धूसर और लाल रंग के होते थे। इन बर्तनों को चित्रित धूसर के नाम से भी जाना जाता है। चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, पात्र का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, तो चित्रित धूसर पात्र के नाम से भी जाना जाता है मिट्टी के बर्तन को, जिसमें जो कि धूसर और लाल रंग के होते थे, उन्हें ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं महाजनपद। ठीक है, महाजनपद को देखते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनमें से अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। महाजनपद तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक मतलब कुछ जो महाजनपद हैं उनकी एक ही राजधानी होती थी, और कई राजधानियों में किलेबंदी होती थी। मतलब जो घरों के आसपास जो पगड़ा, ऊंची ऊंची जो दीवारें खड़ा कर देते हैं ताकि बाहरी आक्रमणों से इसकी रक्षा की जा सके, वही है किलेबंदी। उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई जाती थी, और यह ऊंची दीवार बनाई जाती थी इसलिए क्योंकि बाहरी राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए बनाई गई होती थी यह। ठीक है, कुछ राजा अपने राजधानी के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार खड़ा करके समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी किया करते थे। ठीक है, कुछ राजा ऐसे थे, ठीक है, जैसे जो शक्तिशाली राजा हैं वो तो बनाते ही थे अपने महलों के चारों ओर दीवार, ऊंची ऊंची दीवार खड़ा कर लेते थे लकड़ियों और ईंटों से। ठीक है, लेकिन जो छोटे मोटे राजा होते थे वो भी जो है तो कहीं न कहीं अपने महल के चारों ओर जो है तो दीवार को खड़ा करके समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। उसके बाद देख लेते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। 16 महाजनपद देख लेते हैं।
महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का जन्म होता है। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसके ठीक पहले 16 महाजनपदों का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में तत्कालीन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों के बाद वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे, बाकी सभी शेष राज्य राजतंत्रात्मक थे। ठीक है, उसके बाद महाजनपद एवं उनकी राजधानियां देख लेते हैं। ठीक है, तो महाजनपद और उनकी राजधानियां, जैसे अंग जो है तो एक महाजनपद है और चंपा उसकी राजधानी है। ठीक है, अंग क्या है, अंग एक महाजनपद है और चंपा उसकी राजधानी है। उसी प्रकार से काशी की राजधानी वाराणसी है, मगध की राजधानी गिरिब्रिज है, यानी उसी को राजगृह कहते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी है, महिष्मती उसी को कहते हैं, मतलब अवंती की जो राजधानी है वो उज्जैनी और महिष्मती दोनों है। ठीक है, वत्स की राजधानी जो है तो कौशाम्बी है। ठीक है, ये सब महाजनपद की राजधानियां हैं। अंग एक गंधार एक जो है तो महाजनपद है जिसकी राजधानी तक्षशिला है। कंबोज महाजनपद है जिसकी राजधानी हटक है। और कुरु एक जो है तो महाजनपद है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पंचाल भी एक महाजनपद है। ये 16 महाजनपद हैं। पंचाल एक महाजनपद है जिसकी राजधानी कंपिल्य है। अस्मक एक राजधानी है एक महाजनपद है जिसकी राजधानी पेतन है। ठीक है, मल्ल एक महाजनपद है जिसकी राजधानी कुशीनारा है। ठीक है, चेदी एक जनपद है जिसकी राजधानी शक्तिमती है। सुरसेन जो है तो एक महाजनपद है जिसकी राजधानी मथुरा है। मत्स्य भी एक महाजनपद है जिसकी राजधानी विराटनगर है। बज्जी ये भी एक महाजनपद है जिसकी राजधानी विदेह है। ठीक है, और जो है तो कौशल ये भी एक महाजनपद है जिसकी राजधानी श्रीवस्ती और अयोध्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से महाजनपद और उनकी राजधानियाँ थीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। ये जो 16 महाजनपद हैं इनमें से जो मगध वाला है ना वो सबसे जो है तो शक्तिशाली है। सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। ठीक है, इसके अलावा कौशल, वत्स और अवंती भी शक्तिशाली थे, लेकिन उन सभी से शक्तिशाली ये मगध ही था। ठीक है, 16 महाजनपदों में अस्मक एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी जो है तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है अस्मक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अस्मक है। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है तो पेतन है, जो कि कहाँ पे स्थित है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल। ठीक है, बुद्ध काल में कुछ प्रमुख गणराज्य निम्न हैं। ठीक है, बुद्ध काल के गणराज्य कौन कौन से, गण यानी जनता, राज्य यानी राज्य होता है। ठीक है, मतलब जनता का राज्य। तो बुद्ध काल में जनता का जो राज्य है वो कौन कौन से थे, तो कपिलवस्तु के शाक, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, और बुद्ध को काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था, वैशाली का लिच्छवी था। सबसे बड़ा गणराज्य, सबसे ज़्यादा जनता यहीं पे थी, सबसे ज़्यादा जन यहाँ पे थे लिच्छवी में। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी में थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक था इसी में वो था प्रारंभिक राज्यों में कर व्यवस्था। ठीक है, जो प्रारंभिक के राज्य थे वो कर व्यवस्था उनमें कैसी थी वो चीज़ देख लेते हैं। महाजनपदों के राजा बहुत बड़े बड़े किले बनवाते थे, विशाल सेना भी रखते थे, क्योंकि अब किले बनवाए हैं तो किले की देख रेख के लिए सेना भी तो होना ज़रूरी है। और बड़े राजा हैं तो कहीं युद्ध लड़ने जाना है, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है तो सेना की ज़रूरत होती है और इसीलिए उन्हें संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए कर्मचारी की भी आवश्यकता होती है। सेनापति, सेना रखा है तो सेनापति की आवश्यकता होती है। अतः महाजनपद के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहार पर निर्भर रहकर अब वह नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। मतलब उपहार, जैसे कि हमने बताया था कि अश्वमेध यज्ञ जो करता था वो शक्तिशाली राजा बनता था, लेकिन उसके साथ जब अश्वमेध यज्ञ के समय बहुत सारे अन्य राजा उनके लिए उपहार लेकर आते थे। ठीक है,
जिनसे वो अपनी जो है तो आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते रहते थे। ठीक है, लेकिन अब वो उपहारों पर निर्भर नहीं रहते हैं, अब वो खुद कर वसूलने लगे थे। कर वसूल करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। महाजनपद के राजा के लिए फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, और उन्होंने फसलों पर ही कर इसलिए लगाया था क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा किसान ही हैं, कृषक सबसे ज़्यादा हैं वहाँ महाजनपद की बस्तियों में, और वो सभी किसान कहीं ना कहीं जो है तो अगर कर देंगे तो 1.6वां हिस्सा जो है तो कर के रूप में हमें देंगे। ठीक है, ऐसा मानते थे महाजनपद के राजा। इसमें पशुपालकों को भी कर देना पड़ता था, जो पशुओं को पालते थे उनको भी देना पड़ता था, व्यापारियों को भी देना पड़ता था खरीदने और बेचने पर, शिकारी तथा संग्राहक को भी। संग्राहक का मतलब होता है जो है तो इकट्ठा करने वाला। ठीक है, मतलब फल फूल मांस वगैरह को इकट्ठा करने वाले को संग्राहक कहते हैं। तो इनको भी देना पड़ता था। लकड़ियाँ व मांस कर के रूप में इनसे ले लेते थे राजा। ठीक है, क्योंकि जो जिसका व्यवसाय किया हुआ है उसी को ले लिया करते थे राजा लोग। ठीक है, अगला था प्रारंभिक राज्य में कृषि परिवर्तन। जो शुरू के राज्य थे उनमें कृषि में क्या परिवर्तन आया वो चीज़ देख लेते हैं। तो इस काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले, जिसमें से पहला बदलाव तो यह था कि हल के फाल, ठीक है, अब लोहे के बनने लगे थे। हल जिससे जो है तो खेत को जोता जाता था, उसमें पहले केवल लकड़ी के वो पूरा हल बना होता था, लेकिन अब वो लकड़ी में ही जो है तो लोहे का फाल लगा दिया गया, जिसके कारण जो कठोर ज़मीन है उसको जोत पाना आसान हो गया है और गहरी जुताई होने लगी, जिसके कारण फसलों में वृद्धि भी हुई है, फसलों के उत्पादन में। ठीक है, और दूसरा बदलाव देखने को मिला है कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि छिड़क करके वो लोग बीज को बोया करते थे, जोत करके बीजों को छिड़क करके और फिर जो है तो उसके ऊपर फिर से जुताई किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब यह पद्धति बदल गई। अब क्या करते हैं लोग, उसका जो है तो पौधा तैयार करते हैं और फिर उसको रोपते हैं, उसका रोपण करते हैं। ठीक है, तो यही कृषि में प्रारंभिक राज्यों में जो है तो कृषि में यही 2 परिवर्तन देखने को मिले। उसके बाद देख लेते हैं मगध के बारे में। आज से लगभग 200 वर्षों के अंतराल में गंगा नदी का दक्षिणी क्षेत्र मगध कहाँ है, गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में है। तो 200 वर्ष के अंतराल में एक महत्वपूर्ण जनपद बना था। मगध क्या है, एक जनपद है। ठीक है, जो कि 200 वर्षों के अंतराल में बना है। कहाँ, यह जो है तो गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में है। गंगा और सोन ये 2 नदियां हैं। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती हैं और यहाँ जो है तो यह नदियाँ यातायात, जल वितरण और ज़मीन के उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। गंगा नदी और सोन नदी जो थी वो मगध से होकर बहती थी और मगध में कृषि में उत्पादन में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान ये नदियाँ ही देती थी, क्योंकि मगध से जाने के कारण वहाँ पे यातायात व जल वितरण का भी जो है तो महत्वपूर्ण बन गई थी, जल वितरण के लिए भी महत्वपूर्ण बन गई थी। जल वितरण का केंद्र यही थी। ठीक है, गंगा और सोन नदी। फिर आगे देखते हैं, मगध का जो है तो एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, ट्रेंड किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी उनको, और उसके बाद जो है तो वह जो है तो सेना के काम में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी प्राप्त हो जाती थी। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें भी हैं जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थी। क्या क्या बनाई जाती थी, औजार और हथियार बनाए जाते थे, किससे, लौह अयस्क से। ठीक है, जो कि मगध में ही था। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ये दोनों ही शासक जनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते थे। ठीक है, बिहार में राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। पहले कौन थी, पहले जो है तो राजगृह ही थी बिहार की राजधानी। बिहार में राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी कौन थी, राजगृह थी। कहाँ थी वो, बिहार में थी, लेकिन बाद में फिर पाटलिपुत्र को बना दिया गया। ठीक है, अगला है हमारा भारत के बाहर के प्रारंभिक राज्य, इनको देख लेते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक कहते हैं।
यह व्यवस्था लगभग 200 वर्षों तक चली। इसमें 30 वर्ष से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता दी जाती थी जो दास नहीं थे। दास का मतलब है गुलाम। जैसे कहने का मतलब गुलाम कैसे होते थे, तो जैसे राजा जब लड़ने जाते थे युद्ध में तो हार जाते थे। हारने के कारण जो विपक्ष वाला राजा होता था, जो जीतने वाला राजा होता था, वह क्या करता था कि इनके सैनिकों को बंदी बना लेता था और उनको दास बना लेता था, गुलाम बना लेता था, और उनको जो है तो फिर हमेशा ज़िंदगी भर उसी राजा की सेवा करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वह एक सभा थी जहाँ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए वर्ष भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी सभा। ठीक है, 40 बार सभा बुलाई जाती थी। इस सभा में नागरिक भाग ले सकते थे। ठीक है, इसमें और हम देख लेंगे आगे, व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले, काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, जो वहाँ व्यापारी थे, शिल्पकार थे, जो कि विदेशी थे, उनको भी नागरिक के अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, एथेंस में खदानों में, खेतों में, कार्यशालाओं में, ठीक है, खेती करने वाले जो लोग थे, काम करने वाले जो लोग थे, ठीक है, तो दास तो थे ही, तो उनको भी नागरिक अधिकार नहीं मिले हुए थे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।